हेलो दोस्तों, सिंपल सोल्यूशन स्टडी के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम लोग इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर का एक और टॉपिक जिसका नाम है रेसिस्टिविटी आज स्टार्ट करने वाले हैं। तो हम लोग पहले जो पढ़ चुके हैं उसको एक बार रिकॉल करते हैं। तो हम लोग इससे पहले इलेक्ट्रिसिटी किसे कहते हैं उसको पढ़े थे, इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है उसको पढ़े थे। उसके बाद हम लोगों ने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बारे में पढ़े थे और इलेक्ट्रिक सर्किट और इलेक्ट्रिक सर्किट में लगने वाला इक्विपमेंट और उसके सिंबल के बारे में पढ़े थे। उसके बाद अगर आपको याद होगा तो मैंने ओम्स लॉ का चर्चा किया था, जिसमें रेसिस्टेंस के बारे में बताए थे और रेसिस्टेंस किस किस चीज़ पे डिपेंड करता है उसको बताए थे। तो हम लोग उसी को रेसिस्टेंस को आगे बढ़ाते हुए एक नया चैप्टर या एक नया टॉपिक हम लोग रेसिस्टिविटी को स्टार्ट करते हैं। तो समझते हैं कि हम लोग रेसिस्टेंस में क्या देखे थे उसको एक बार रिकॉल करते हैं। हम बात किए थे कि रेसिस्टेंस जो होता है आर वो कंडक्टर के लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। रेसिस्टेंस जो होता है आर वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के। ठीक है। और इस इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को कंबाइन करने के बाद हमको एक इक्वेशन मिला था जिसमें हम लोग लिखे थे आर इक्वल टू रो इंटू एल बाई ए के। ठीक है। जहां रो जो था इसको रो कहते हैं, क्या कहते हैं, हम लोग पहले क्लास में बात किए हुए हैं, रो कहते हैं। इसको हम लोग रेसिस्टिविटी कहते हैं। क्या कहते हैं? रेसिस्टिविटी, जिसके बारे में हम लोग पढ़े थे। और इसका ऐसा यूनिट क्या होता है? ऐसा यूनिट, अगर ऐसा यूनिट का बात करें तो इसका ऐसा यूनिट होता है ओम मीटर। क्या होता है? ओम मीटर। ध्यान रखेंगे, इसका ऐसा यूनिट क्या होता है? ओम मीटर। तो आज हम लोग बात कर रहे हैं रेसिस्टिविटी के बारे में। ठीक है, ये रेसिस्टिविटी क्या होता है इसी का डिफिनीशन हम लोग देखते हैं। तो रेसिस्टिविटी होता है ए स्पेशल टाइप ऑफ रेसिस्टेंस। क्या होता है? एक स्पेशल टाइप ऑफ रेसिस्टेंस। रेसिस्टेंस क्या होता है? ये स्पेशल टाइप ऑफ रेसिस्टेंस होता है। बात समझते हैं कि स्पेशल टाइप ऑफ रेसिस्टेंस कहने का क्या सेंस हुआ। अगर हम लोग बात करें तो रेसिस्टेंस के बारे में हम बात किए थे। रेसिस्टेंस जो होता है वायर के लेंथ पर और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पे डिपेंड करता है। लेकिन रेसिस्टिविटी जो होता है ये वायर के लेंथ, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इस सब पे डिपेंड नहीं करता। रेसिस्टिविटी एक कांस्टेंट वैल्यू है। अगर मान लेते हैं हाँ रेसिस्टिविटी डिपेंड करता है टेम्परेचर पर, ध्यान रखेंगे, तो रेसिस्टिविटी डिपेंड करता है टेम्परेचर पर। और हम लोग जो क्लास 10th में पढ़ेंगे वो जनरली सिर्फ और सिर्फ रूम टेम्परेचर पे पढ़ेंगे, जैसे 20 डिग्री सेल्सियस और 25 डिग्री सेल्सियस जो रूम टेम्परेचर, नॉर्मल रूम टेम्परेचर होता है उस पर पढ़ेंगे। ठीक है, ऐसा नहीं कि 100 डिग्री सेल्सियस पे क्या होगा, 150 डिग्री सेल्सियस पे क्या होगा। यानी कि हम लोग जनरल टेम्परेचर, जितना टेम्परेचर ह्यूमन बीइंग सह जाता है और जितने टेम्परेचर पर हमारा इक्विपमेंट वर्क करता है, चाहे फैन हो, टीवी हो, एसी हो, जो जिस कंडीशन पे काम करता है, इलेक्ट्रिक आयरन हो, जिस टेम्परेचर पे काम करता है उस टेम्परेचर के बारे में समझेंगे और समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो बात समझते हैं। रेसिस्टेंस स्पेशल टाइप ऑफ रेसिस्टेंस होता है। किसी भी मटेरियल का रेसिस्टेंस उसके मैटर क्या चीज का है वो इस पे डिपेंड करता है। जैसे कि गोल्ड का अलग रेसिस्टिविटी हो सकता है, ठीक है, सिल्वर का अलग रेसिस्टिविटी हो सकता है। रेसिस्टेंस डिपेंड करता है लेंथ पर, ध्यान रखेंगे, रेसिस्टेंस डिपेंड करता है लेंथ पर और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। ये देखो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, जैसे ये लेंथ हुआ, अगर मान लेते ये कोई कंडक्टर है, जैसे समझते हैं कि ये मार्कर जो है कोई कंडक्टर है, तो ये लेंथ हुआ, तो लेंथ हुआ जितना लंबा होगा उतना ज्यादा रेसिस्टेंस, जैसे जैसे लेंथ बढ़ते जाएगा रेसिस्टेंस बढ़ते जाएगा। ठीक है, और ये एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन जैसे ये सर्कुलर पाथ में सर्कुलर है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन को कहते हैं, ये एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है। ठीक है, तो रेसिस्टेंस डिपेंड करता है लेंथ और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पर। बात समझ में आया? रेसिस्टिविटी मटेरियल पे डिपेंड करता है। जैसे कि अगर सिल्वर, 1 ग्राम सिल्वर का अगर 10 मीटर लंबा तार खींच लेते हैं या 2 ग्राम सिल्वर का 20 मीटर लंबा तार खींच लेते हैं, तो दोनों सिल्वर का ही बना हुआ तार है, वायर है, तो दोनों का रेसिस्टिविटी सेम होगा एट द सेम कांस्टेंट टेम्परेचर। यानी कि 20 डिग्री सेल्सियस पे एल्युमिनियम का 1 kg का जो रेसिस्टिविटी होगा वही 1 ग्राम का रेसिस्टिविटी होगा। तो मटेरियल के हिसाब से कंडक्टर का रेसिस्टिविटी नहीं बदलता है, ध्यान इस बात को रखना है। तो रेसिस्टिविटी क्या होता है? स्पेशल टाइप ऑफ रेसिस्टेंस होता है। लिख लेना, ये सबको नोट डाउन कर लेना। अगर नोट डाउन नहीं कर सकता है तो स्क्रीनशॉट लेकर के लिख लेना बाद में। ठीक है, तो रेसिस्टिविटी ऑफ मटेरियल अगर बात करें तो इसमें रेसिस्टिविटी लिखे हैं कुछ मटेरियल का, जिसमें देख सकते हैं रेसिस्टिविटी ऑफ मटेरियल, जैसे कि कुछ मटेरियल का जो 20 डिग्री सेल्सियस पर। तो बात करेंगे इसमें हम लोग सिल्वर का, तो सिल्वर जो रेसिस्टिविटी है सबसे ज्यादा इसी का होता है कम। जितना रेसिस्टिविटी कम, पावर माइनस में लगा रहेगा ना तो समझ जाना कि बहुत कम है। ये ओम मीटर, क्या है? ओम मीटर। तो जितना पावर माइनस में रहेगा, जैसे 10 टू द पावर -6, उतना -8, ये छोटा, ये उससे बड़ा। पॉजिटिव पावर तो जानते ही बड़ा,
निगेटिव में जितना छोटा नंबर होता है वो बड़ा होता है। जैसे -2 और -3 में कौन बड़ा, तो ऑब्वियस बात है -3 बड़ा, ठीक है, और -2 छोटा, ठीक है, ऐसा होगा। -2 बड़ा और -3 छोटा, अगर कहा जाए -2 और -3 में कौन बड़ा, तो -2 बड़ा और ये छोटा होता है। ध्यान रखने वाला बात है कि निगेटिव नंबर में उल्टा हो जाता है, यानी कि पावर में निगेटिव यहाँ है -8 और यहाँ -6, तो इसका रेसिस्टिविटी ज्यादा है, इसका रेसिस्टिविटी कम है, -8 वाला का रेसिस्टिविटी कम है। तो सबसे ज्यादा कम रेसिस्टिविटी किसका होता है, तो सिल्वर का, इसलिए इसको सुपर कंडक्टर भी कहते हैं। क्या कहते हैं, सुपर कंडक्टर, सुपर कंडक्टर कहते हैं। कौन कहलाता है, तो सिल्वर, ठीक है। इसलिए सिल्वर का इस्तेमाल बड़े बड़े छोटे छोटे लैपटॉप, कंप्यूटर ये सब बनाने में, मोबाइल फोन, आईफोन ये सब बनाने में सिल्वर का यूज करते हैं। बात करते हैं यहाँ कॉपर का, जानते हैं कि इलेक्ट्रिकल वायर के रूप में काम करते हैं। एल्युमिनियम का, टंगस्टन का जो बल्ब बनता है टंगस्टन का बनता है, ध्यान रखेंगे। तो इसका अलग अलग रेसिस्टिविटी लिखा है, जैसे कॉपर का रेसिस्टिविटी 1.62 × 10⁻⁸ ओम मीटर, क्या रखेंगे नाम, ओम मीटर, ठीक है। एल्युमिनियम का, ठीक है, 2.63 × 10⁻⁸ ओम मीटर, ठीक है। इसी तरह टंगस्टन का 5.2 × 10⁻⁸ ओम मीटर, ध्यान रखेंगे। ये रेसिस्टिविटी है। जनरली जो कंडक्टर होते हैं उसका रेसिस्टिविटी बहुत कम होता है, याद रखना है, जो कंडक्टर होते हैं उसके रेसिस्टिविटी कम होते हैं, इसलिए क्योंकि वो चार्ज को ज़्यादा देर तक होल्ड ना कर सके और चार्ज उसके थ्रू आसानी से आगे पीछे जा सके, या आगे जा सके पीछे जा सके, चार्ज जा सके आसानी से, इसलिए उसका रेसिस्टिविटी बहुत लो होता है। बात यहाँ आता है एलॉय का। एलॉय जानते हैं, जिसमें एक से अधिक धातु मिले हो, एक से अधिक मेटल मिले हो तो उसके एलॉय कहते हैं। एक से अधिक मेटल मिले होते हैं जो मटेरियल में, उसको एलॉय कहते हैं। तो एलॉय का समझेंगे, तो जैसे इसमें हम लिखें कांस्टेंट 10, जिसमें कॉपर और निकल का एलॉय होता है, जिसका रेसिस्टिविटी 49 × 10⁻⁻6 ओम मीटर होता है, ध्यान रखेंगे। एक और होता है एलॉय जिसको कहते हैं नाइक्रोम। इलेक्ट्रिक आयरन बनाने में नाइक्रोम का वायर का इस्तेमाल किया जाता है। तो नाइक्रोम का क्या होगा, निकल, क्रोमियम, मैग्नीज और फेरस यानी कि आयरन, ये 4 गो मेटल को मिला करके हम लोग क्या बनाते हैं, नाइक्रोम वायर बनाते हैं, जिसका रेसिस्टिविटी कितना होता है, 100 × 10⁻⁻6 ओम मीटर, ठीक है। ध्यान रखने वाला बात है, ये सब ध्यान रखेंगे, ये सबसे क्वेश्चन बनता है। कितना टेम्परेचर पर, तो 20 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर, ध्यान रखना है। आगे चलते हैं, तो कुछ ऐसे होते हैं जो इंसुलेटर का काम करते हैं, जिसका रेसिस्टिविटी बहुत ज़्यादा हाई होता है, जैसे सूखा हुआ लकड़ी हुआ, ग्लास हुआ, शीशा, ठीक है, समझ सकते हैं, प्लास्टिक हुआ, ये सब का रेसिस्टिविटी बहुत हाई होता है। तो अगर हम लोग यहाँ बात करें इंसुलेटर में आने वाला, तो इंसुलेटर में आता है ग्लास, एबोनाइट का रॉड, है ना, डायमंड, इन सब का बहुत ज़्यादा देख सकते हैं, 10⁻10 से 10⁻14 ओम मीटर तक होता है। इधर से चार्ज जाने का सवाल ही पैदा नहीं होता है, ठीक है। अगर हम लोग बात करें यहाँ पर इबोनाइट के बाद बात करें हम लोग, इबोनाइट का 10⁻15 से 10⁻17 ओम मीटर तक होता है। इसका कितना होता है, इतना ओम मीटर होता है। और बात करें डायमंड का, तो 10⁻12 ओम मीटर से होता है। ध्यान रखेंगे ये सब बात, तो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको जितना लिखे हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इन सारे नंबरों का इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे और इसको याद रखेंगे। सिल्वर का, कॉपर का, एल्युमिनियम का, टंगस्टन का रखेंगे, नाइक्रोम का भी रखेंगे, ठीक है, डायमंड का भी रखेंगे, कहे कि हम लोग आगे चैप्टर में केमिस्ट्री में पढ़ेंगे तो वहाँ पे रेसिस्टिविटी के बारे में चर्चा होता है, इसलिए ध्यान रखेंगे। 10⁻12 से 10⁻13 ओम मीटर तक किसका होता है, डायमंड का होता है। बहुत ही बैड कंडक्टर होता है, ये सब के सब बैड कंडक्टर होता है इलेक्ट्रिसिटी का। जिसका रेसिस्टिविटी हाई होगा वो बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होगा। हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं रेसिस्टिविटी के बाद सिस्टम ऑफ रेसिस्टर्स के बारे में देखते हैं। इसको हटाते हैं यहाँ से, सिस्टम ऑफ रेसिस्टर्स के बारे में देखते हैं, यहाँ पे लिखने वाले हैं, ठीक है, समझते हैं। जितने भी तरीके के रेसिस्टेंस होते हैं, उस रेसिस्टेंस को दो तरीका से हम अपने, है ना, कंडक्टर में, जिसको हम लोग सर्किट कहते हैं, सर्किट में अरेंज करते हैं। सर्किट में अरेंज करने का दो तरीका होता है, एक सीरीज कॉम्बिनेशन में करते हैं, एक पैरेलल कॉम्बिनेशन में करते हैं। सिस्टम कितने तरीका का होता है, सिस्टम ऑफ रेसिस्टर्स दो तरीका होता है। देयर आर 2 टाइप्स, क्या लिखेंगे, लिख सकते हैं यहीं पर, यहीं पे लिखते हैं, देयर आर 2 टाइप्स। तो हम लोग पहला टाइप्स बात कर रहे हैं, तो सीरीज कॉम्बिनेशन का बात कर रहे हैं। किसका, समझना, व्हेन रेसिस्टर्स या रेसिस्टेंस है ना, आर कनेक्टेड टू एंड टू एंड
कॉम्बिनेशन, ठीक है, उसको हम लोग सीरीज कॉम्बिनेशन कहेंगे। इंड टू इंड मतलब एक इंड, जैसे ये कंडक्टर है, ये रेसिस्टेंस है, इसके एक इंड से दूसरा कंडक्टर ऐसे जोड़ दिए, तो ये हम लोग का सीरीज बन जाएगा। कैसा बनेगा? सीरीज। देख सकते हैं यहाँ पे सीरीज में लगाए हुए R1, R2, R3, ठीक है। यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी जो होता है, इलेक्ट्रिक करंट आर कांस्टेंट। क्या होता है यहाँ पर? इलेक्ट्रिक करंट आर कांस्टेंट। क्या होता है? इलेक्ट्रिक करंट कांस्टेंट होता है। ध्यान रखना, इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है? कांस्टेंट होता है, यानी कि इलेक्ट्रिक करंट आई जो होता है वो कांस्टेंट होता है। यानी कि यहाँ से भी आई जा रहा होगा करंट, यहाँ से भी आई जा रहा होगा करंट, यहाँ से भी आई जा रहा होगा करंट। करंट यहाँ नहीं बदलता है, जैसे जनरेटर के लाइन में हर जगह एक बराबर वोल्टेज रहता है, ठीक है। वोल्टेज का फ्लक्चुएशन नहीं होता है। अगर फ्लक्चुएशन होगा तो उसमें वोल्टेज अप डाउन होने से इक्विपमेंट खराब हो सकता है, ठीक है। R1 है, R2 है, R3 है, समझ सकते हैं। इसे वोल्टेज डिफरेंट होता है, लेकिन करंट सब जगह सेम होगा। सब जगह करंट क्या होगा? सब रेसिस्टेंस में करंट सेम होगा। जैसे मान लेते हैं ये कॉम्बिनेशन में है, तो हम लोग ओम्स लॉ पढ़े हैं। अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ कथी देखे हैं? ओम्स लॉ। V बराबर क्या होता है? RI पढ़े, V इक्वल टू RI। तो अगर हम लोग कहें यहाँ से अगर निकालें तो इसका V1 क्या लिख लेगा? बताओ। V1 लिख लेगा R1 इंटू आई। V2 क्या लिख लेगा? इसी तरह V2 निकालेंगे तो लिख लेगा R2 इंटू आई, ठीक है। अब V3 निकालेंगे तो क्या लिख लेगा? V3 निकालेंगे तो क्या लिख लेगा? R3 इंटू आई, ठीक है। तो इक्वेशन 1 है, इक्वेशन 2 है, इक्वेशन 3 है, तीनों को ऐड कर देंगे। एडिंग इक्वेशन 1, 2 एंड 3। इस पार का ये वाला हिस्सा लिख लो, इसको हम लोग हटाते हैं, ठीक है। इसको हटाते हैं, रेसिस्टिविटी स्पेशल टाइप ऑफ रेसिस्टेंस हटाते हैं, यहाँ पे लिखते हैं इसका समेशन करके, ठीक है। तो इसका देखेंगे इधर V इक्वल टू क्या लिख लेगा? इसका टोटल पोटेंशियल डिफरेंस V1 प्लस V2 प्लस V3। तो V1 क्या लिख लेगा यहाँ से बताओ? V बराबर क्या है? RI। तो V की जगह पे लिख दिए RI। V1 कितना है? R1 इंटू आई प्लस V2 कितना है? R2 इंटू आई प्लस आई R3 इंटू आई, ठीक है। सब में से I कॉमन है, यहाँ से I कॉमन कर लिए। कॉमन मतलब जो सब में I दिख रहा है, और अंदर में क्या बचेगा? R1 प्लस R2 प्लस R3, ठीक है। इधर RI। तो देख सकते हैं एक I इधर भी, एक I इधर भी, तो AI मल्टीप्लाई में जाएगा डिवाइड में, तो दोनों I से I कैंसिल हो गया। तो R इक्वल टू क्या लिख लेगा? R1 प्लस R2 प्लस R3, यानी कि टोटल रेसिस्टेंस अगर सीरीज में हो तो सीधा सम कर देते हैं तो रेसिस्टेंस निकल जाता है। तो टोटल जितना भी रहे, एक साथ जितना भी रेसिस्टेंस रहे, इससे क्या समझ में आए? एक साथ जितना भी रेसिस्टेंस, ऐसे ऐसे ऐसे, एक रेसिस्टेंस, 2 रेसिस्टेंस, 3 रेसिस्टेंस, 4 रेसिस्टेंस, जितना भी रहे, मान लेते n रेसिस्टेंस तक रहेगा, R1, R2, R3, R4 डॉट 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 Rn तक रहेगा। तो हम लोग सीधा बात टोटल रेसिस्टेंस निकालने के लिए फार्मूला क्या सीखें? R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस डॉट 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 प्लस Rn तक सबको सम कर देंगे, हमारा टोटल रेसिस्टेंस निकल जाएगा, ठीक है। टोटल रेसिस्टेंस निकालने का यही फार्मूला होता है। यानी कि सीरीज कॉम्बिनेशन में रहेगा तो सीधा सीधी टोटल रेसिस्टेंस का सम कर देना है। क्या कर देना है? सीधा टोटल रेसिस्टेंस का सम कर देना है, सीरीज का सम निकल जाएगा। बात समझ में आया? सीरीज कॉम्बिनेशन किसको कहा जाता है? तो इसको सीरीज कॉम्बिनेशन कहते हैं। बात करते हैं कि सीरीज कॉम्बिनेशन के कुछ डिसएडवांटेज के। एडवांटेज इसका ये है कि हम लोग जानते हैं कि इसमें इलेक्ट्रिक करंट का ज़्यादा हानि नहीं होगा, हर इक्विपमेंट के पास एक बराबर इलेक्ट्रिक करंट पहुंचेगा, ठीक है। इसका फायदा है, हर जगह एक बराबर इलेक्ट्रिक करंट पहुंचेगा, ठीक है। लेकिन इसका कंडीशन, इसका फायदा से ज़्यादा हानि है। इस कारण से हम लोग इसका यूज खासकर डीसी करंट में करते हैं। जैसे कि बैटरी से चलने वाला इक्विपमेंट है तो उसको हम लोग सीरीज में लगा लेते हैं, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा काम करेगा। बैटरी से चलने वाला कोई भी इक्विपमेंट है उसको सीरीज में लगा लो, अच्छा काम करेगा। लेकिन इलेक्ट्रिक करंट, जैसे कि जो इलेक्ट्रिक विद्युत घर से बन के आता है, ऐसे इलेक्ट्रिक करंट के साथ ये डिवाइसेस फेल होने लगता है। जैसे कि एक साथ 2 डिवाइसेस काम नहीं कर सकते, इलेक्ट्रिक आयरन, फ्रिज, हीटर, ये एक साथ काम नहीं कर पाएगा, ठीक है ना, ज़्यादा लोड नहीं सह पाएगा, खराब हो जाएगा। तो इसका डिसएडवांटेज है, कथी होता है? नॉट पॉसिबल टू कनेक्ट बल्ब एंड हीटर, ये एक साथ बल्ब और हीटर को कनेक्ट नहीं कर सकता है, इसका डिसएडवांटेज है, बहुत बड़ा डिसएडवांटेज है। और इस सर्किट को में अगर मान लेते हैं, जैसे कि देखते होंगे खास करके जब
ये राइस बल्ब देखे होंगे जो मकान उकान पे सजाने के लिए यूज करते हैं, उसमें एक बल्ब खराब हो जाता है ना तो उस लड़ी का पूरा बल्ब खराब हो जाता है। कारण ये होता है क्योंकि एक बल्ब का क्या होगा कि सर्किट ब्रेक हो गया कहीं पर। जब समझ लेते हैं, जैसे ये सर्किट यहाँ पे ब्रेक हो गया तो यहाँ पे ब्रेक हो गया तो ये पूरा बंद कर देगा, उसके बाद जितना भी लगा रहेगा वो पूरा सर्किट को ब्रेक कर देगा, मतलब कि उसके बाद उसमें इलेक्ट्रिक करंट पास नहीं कर पाएगा। लेकिन सीरीज कॉम्बिनेशन में ऐसा होता है, पैरेलल में ऐसा नहीं होता। कॉम्बिनेशन दो तरीका का होता है, पैरेलल में ऐसा नहीं होता है। तो हम लोग एक फायदेमंद वाला कॉम्बिनेशन देखेंगे, पैरेलल कॉम्बिनेशन, उसको नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, तब तक इसको अच्छा से लिखेंगे और समझने की कोशिश करेंगे। जो समझ में आएगा अच्छा है, जो नहीं समझ में आएगा कमेंट करके बता सकते हैं। ठीक है, तो पढ़ते रहिए।